तो बेटा यूनिट थर्ड जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम आज स्टार्ट करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी हैव 4 यूनिट्स। तो हम थर्ड यूनिट पे पहुंच गए और इस थर्ड यूनिट में ये जो टोटल पूरे का पूरा थर्ड यूनिट है, ये कितने मार्क्स का है? लाइक यूनिट 2, दैट इज 15 मार्क्स का। और इस यूनिट में बेटा 4 चैप्टर, देयर आर 4 चैप्टर इन दिस यूनिट। और इस पूरे यूनिट का जो नाम है वो बेसिकली है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। देखो, आपने यूनिट 2 में सिर्फ कंज्यूमर का बिहेवियर और डिमांड पढ़ी। मतलब यूनिट 2 जो था हमारा कंज्यूमर से रिलेटेड था। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन था। यूनिट 2 में क्या हमने सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करी? कंज्यूमर के बिहेवियर एंड थ्योरी ऑफ डिमांड को अंडरस्टैंड किया। अब हम जब यूनिट थर्ड में आते हैं तो अब यहाँ पर हम प्रोड्यूसर के बिहेवियर की स्टडी करेंगे। प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम कब होता है वो पढ़ेंगे, राइट। और प्रोड्यूसर से रिलेटेड दैट इज सप्लाई को पढ़ेंगे। तो यूनिट थर्ड में हमारी सोच अब प्रोड्यूसर की तरफ जा रही है कि प्रोड्यूसर के क्या रिएक्शंस होते हैं। तो ये पूरा यूनिट जो है ये 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, विच टोटली एग्रीगेट कितने मार्क्स का बनता है बेटा? 15 मार्क्स। इस यूनिट में जो 4 चैप्टर्स है मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन में जरूर बताऊंगा। पहला चैप्टर है दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। सेकंड चैप्टर है, मैंने आपके इंट्रोडक्शन में दिया हुआ, थ्योरी ऑफ सप्लाई। थर्ड चैप्टर है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉस्ट एंड रेवेन्यू। और फोर्थ चैप्टर है यहाँ पर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इन चारों को बनकर ये यूनिट थर्ड बनता है। और ये चारों चैप्टर्स मिलकर कितने मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? आपके 15। और इन चारों चैप्टर्स में इंटरकनेक्शन बताना बहुत जरूरी है। इसके ये सब इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड है। तो अगर एक भी चैप्टर हम मिस ऑन करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए समझना। क्योंकि ये जो लास्ट में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, इसमें टीआर की बात होती है, टीसी की बात होती है, जो हम कॉस्ट एंड रेवेन्यू में पढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट यहाँ पर कॉस्ट एंड रेवेन्यू है, जहां पर मतलब सबसे ज्यादा वेटेज अगर इस पूरे चैप्टर्स में सबसे ज्यादा दी जाती है तो वो है कॉस्ट एंड रेवेन्यू फॉलोड बाय प्रोडक्शन फंक्शन। तो पूरा यूनिट हमें पढ़ना है, वेटेज से हमें तो साइड पे रखनी होती है, हमें तो हर चीज को पढ़ना है। तो हम एक 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 करके चैप्टर्स को इसमें हम बीच में आपके साथ पढ़ेंगे। पहला चैप्टर लूंगा मैं आपके साथ, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं आपके साथ। प्रोडक्शन फंक्शन करता हूँ यहाँ पर। देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन, आपने अभी तक वर्ड प्रोडक्शन तो पढ़ा होगा, बट द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन वो आज पढ़ाऊंगा मैं। प्रोडक्शन क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सभी मुझे बता देंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, राइट। बट यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है उसे ध्यान देना है, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन को मैं समझाता हूँ आपको, मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। प्रोडक्शन जो है आपको इकोनॉमिक्स में बताया जाता है, नाइन्थ में भी पढ़ाया जाता है। इट इज द रिजल्ट ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनकी हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं। भूल गए हो तो मैं याद दिलाता हूँ आपको, जो वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, बोल सकते हैं आप में से कोई? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। तो वी हैव लैंड, सेकंड इज लेबर, थर्ड इज कैपिटल, एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर। तो इकोनॉमिक्स कहती है कि प्रोडक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ, क्या बेटा, these 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसकी हेल्प से होती है? इन बेसिक 4 फैक्टर्स की हेल्प से, और इन्हें हम यहां पर इनपुट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनपुट्स, फैक्टर इनपुट्स। थोड़े से टेक्निकल वर्ड याद रखने हैं आपको। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? फैक्टर इनपुट्स, जिनकी हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं। सोचो, सारे फैक्टर्स हो, लैंड ना हो, आपके पास लेबर है, आपके पास मशीन है, आपके पास ओनर है, चलाने वाला मालिक है, लैंड ही नहीं। लैंड नहीं है तो प्रोडक्शन हवा में तो होगी नहीं। मशीन्स कहाँ इंस्टॉल करेंगे? वी नीड लैंड, बेसिक फैक्टर। सोचो लेबर ना हो, बाकी सब कुछ हो तुम्हारे पास, तो मशीन को ऑपरेट करने वाला तो भाई कोई बंदा चाहिए, रॉ मटेरियल डालने वाला चाहिए। तो अगर लेबर नहीं है तो प्रोडक्शन कांट बी पॉसिबल। ये 4 बेसिक फैक्टर्स। आपके पास पैसा नहीं तो मशीन्स कहाँ से आएंगी? आपके पास पैसा नहीं है, आप लैंड कहाँ से खरीदेंगे? आपके पास पैसा नहीं है तो वेजेस कहाँ से दोगे लेबर? इसका मतलब विदाउट कैपिटल भी प्रोडक्शन कांट बी पॉसिबल। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास एंटरप्रेन्योर ही नहीं, ओनर ही नहीं, क्योंकि यही तो मालिक होता है, ये ओनर जो होता है, एंटरप्रेन्योर, यही तो सभी फैक्टर्स को क्या करता है बेटा? कंपाइन, अरेंज करता है, इसका स्किल यूज होता है, राइट? तो अगर यही नहीं है तो यही तो सभी फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स को क्या करता है बेटा? कलेक्ट करता है और प्रोडक्शन प्रोसेस करता है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स कहती है कि भाई प्रोडक्शन इज द रिजल्ट ऑफ combined efforts of these basic 4 factors of production, राइट? और इनको हम ध्यान से रखना, ये वर्ड हमें याद रखनी, इन्हें हम क्या भी कहते हैं? इनपुट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनपुट्स। अब जब इन इनपुट्स को हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस का मतलब जब हम इन्हें यूटिलाइज करते हैं, लैंड को यूज करते हैं, कैपिटल को यूज करते हैं, लेबर की सर्विसेज को यूज करते हैं और ओनर के स्किल को यूज करते हैं, तो इसका रिजल्ट निकल के आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आउट, राइट? जब इसको क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है, इन्हें यूज किया जाता है, इनकी सर्विसेज ली जाती है, तो इनका जो रिजल्टिंग आता है वो क्या आता है बेटा जी? आउट, राइट? तो अब चलते हैं, डेफिनेशन बनाते हैं। व्हाट इज मेंट बाय, क्या बेटा? प्रोडक्शन फंक्शन। विधि नहीं, मैं इससे पहले मैं सिर्फ बता रहा था प्रोडक्शन क्या होता है, वो आप सबको डेफिनेशन पता था, बट मैं अभी आपको डिराइव करना चाहूंगा डेफिनेशन किसकी बेटा? प्रोडक्शन फंक्शन। मैं अब आपको आराम से समझाता हूँ। कोई मुझे बताएगा फंक्शन का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या होता है? वेरी गुड, क्या होता है? रिलेशनशिप। आपको याद है? बाकी सुन रहे हो मुझे? फंक्शन का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में रिलेशनशिप। ये फंक्शन वर्ड आपको बार बार आएगा, सप्लाई फंक्शन आए, कॉस्ट फंक्शन आए, रेवेन्यू फंक्शन आए, डिमांड फंक्शन आप पढ़ के आए थे तो आपने फटाफट मुझे बोला फंक्शन मींस क्या बेटे? रिलेशनशिप। अब हम डेफिनेशन बनाते हैं, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स यूज एंड इट्स रिजल्टिंग आउटपुट।
आई रिपीट अगेन, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन जो है, मैंने इसकी डायग्राम बना के समझाया। प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स यूज्ड एंड इट्स रिजल्टिंग आउटपुट। तो दिस इज नोन एज, मुझे लगता है मैं समझा पाया हूं कि नहीं, आप ही बताएंगे कि व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर है सभी को? प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन करता है क्या बेटे, रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स यूज एंड इट्स रिजल्टिंग। तो उस रिलेशनशिप की स्टडी का नाम क्या रखा गया है, प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर है बच्चों सभी को? किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है? तो प्रोडक्शन Yes. फंक्शन की अब हम इक्वेशन याद करते हैं, इक्वेशन भी बनती है, मतलब इसको मैं इक्वेशनली भी एक्सप्रेस करता हूँ। तो देखो, इक्वेशन लिखी जाती है Q इज इक्वल्स टू, Q का मतलब क्या हुआ, आउटपुट, क्वांटिटी, प्रोडक्शन, राइट, इज इक्वल्स टू F का मतलब आप जानते हो क्या होता है, फंक्शन। एंड आपके जैसे नोट्स में डाला गया, दैट इज L के, राइट। तो L मींस लेबर, K मींस कैपिटल। तो प्रोडक्शन जो है, आप लैंड भी लिख सकते हैं, लेबर भी, कैपिटल भी। तो ये जो आउटपुट है वो, या क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, वो किस पे डिपेंड करता है, फंक्शनिंग ऑफ लैंड, फंक्शनिंग ऑफ लेबर, फंक्शनिंग ऑफ कैपिटल। तो इस पूरी डेफिनेशन के बाद आप इक्वेशन भी जरूर दे दीजिए, राइट। उससे भी हम मैथमेटिकली डिराइव करते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन है, राइट। पर डेफिनेशन जरूर देनी है कि प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स यूज एंड इट्स रिजल्टिंग आउटपुट। तो उसको उसने इक्वेशन में कैसे लेके आते हैं कि आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ क्या, किसका रिजल्ट, फंक्शनिंग ऑफ लैंड, फंक्शनिंग ऑफ लेबर, फंक्शनिंग ऑफ कैपिटल। तो इक्वेशन भी आपको अब समझ आएगी। एनी डाउट? डाउट तो होता ही नहीं। No, no. हाँ, तो होता ही, ठीक है। चले आगे, अब आगे बेसिक्स है पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, इन पे हम आगे काम करेंगे। नाउ, प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो वहां पर टाइम डायमेंशन की बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है, टाइम फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कब बेटे, प्रोडक्शन के अंदर टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं एक टॉपिक कराता हूं आपको, दैट इज टाइम डायमेंशंस। मतलब देर आर 3 टाइम पीरियड्स जहां पर हम स्टडी करते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड द आउटपुट। पहला है टाइम डायमेंशन के हिसाब से पीरियड, दैट इज वेरी शॉर्ट पीरियड, जिसे हम मार्केट पीरियड भी कहते हैं। क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ टाइम पीरियड्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम फंक्शनल रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं बिटवीन द इनपुट्स यूज एंड द आउटपुट्स। पहला लिया जा रहा है यहाँ पर वेरी शॉर्ट पीरियड, जिसे हम मार्केट पीरियड कहते हैं। ये क्या है, मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्रेस करता हूं, आपसे ही आंसर मैं लेना चाहूंगा। आप एक प्रोड्यूसर हैं, ध्यान से सुन रहे हैं आप एक प्रोड्यूसर हैं, और आप विद इन अपनी गिवन इनपुट्स की हेल्प से 1 मंथ में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। और आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आप क्या करते हो कि हर महीने आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, अपने इनपुट्स को यूज करके आप कितना आउटपुट निकालते हो, 100 यूनिट्स। ठीक है, अब क्लास मेरी क्वेश्चन सुनो, टाइम पीरियड्स के हिसाब से आपको
मेरी तरफ से कॉल आता है, मैं एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बेटा मुझे परसों तक आप 200 यूनिट्स बना के दे दीजिए। आपकी कैपेसिटी क्या है वो चेक कर लीजिए। आप एक महीना लैंड लेबर कैपिटल मतलब अपने इनपुट्स को यूज करके पूरे एक महीने में कितने आउटपुट निकालते हो बेटा? 100। मैंने आपको कॉल किया कि बेटा मेरा ऑर्डर लो और परसों मुझे 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दे। आपका क्या आंसर है? आप क्या बोलोगे बेटा? बोलो, बोलो ना जोर से। आपका क्या आंसर होगा भाई जो मुझे सुन रहे हो देख रहे हो? बोलो कोई बच्चा। सुनाई दे रहा है आपको? यस सर, यस। हाँ बोलो क्या आंसर होगा। आप क्या बोलोगे? मुझे लगता सर, है आप यही अनेबल टू बोलोगे। प्रोड्यूस। बिल्कुल सही है। आप ये बोलोगे सर इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि बोलोगे सर आप मुझे टाइम दे ही नहीं रहे। यही बोलोगे ना बेटा? तो बस उसी को हम क्या कहते हैं? वेरी शॉर्ट पीरियड वेयर प्रोड्यूसर कैन नॉट इंक्रीज हिज प्रोडक्शन। रीजन? वी डू नॉट गिव इनफ टाइम टू प्रोड्यूस। बट समझ आ रहा है बेटा? एग्जाम्पल समझोगे ये टॉपिक समझ आते हैं, नहीं तो नहीं आएंगे। मैंने एग्जाम्पल दी, एक बार फिर से सुन लो ध्यान से। वेरी शॉर्ट पीरियड की डेफिनेशन मैंने आपको कहानी बना के सिखाई, तो मुझे पता आगे कैसे समझाना है, फिर वो नहीं समझ आती, मुझे रट्टे नहीं मरवाने हैं। वेरी शॉर्ट पीरियड की डेफिनेशन सब याद कर जाते हैं, पर उसकी एप्लीकेशन एग्जाम्पल से समझ आती है कि वेरी शॉर्ट पीरियड एक ऐसा पीरियड है वेयर प्रोड्यूसर कैन नॉट इंक्रीज हिज प्रोडक्शन। बट ये बच्चे रट तो जाते हैं पर समझ नहीं आती क्यों नहीं इंक्रीज कर सकता। शायद आपको आंसर आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमने उसको प्रोड्यूस करने के लिए टाइम इनफ नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि इसे आप याद रखेंगे। इस पीरियड को हम क्या भी कहते हैं बेटा? मार्केट पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर यही डेफिनेशन आपके नोट्स में भी लिखिए कि दिस टाइम पीरियड इज टू शॉर्ट दैट प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज। रीजन जो मैंने आपको स्टोरी पता है केस स्टडी समझाई, तो आपने मुझे आंसर बगैर देखे नोट से ही बता दिया कि सर मैं आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकूंगा, आपके ऑर्डर को मैं ले नहीं सकूंगा। तो उस पीरियड को जहां पर प्रोड्यूसर के पास आप इतना टाइम नहीं देते उसे प्रोडक्शन करने का, तो यहां पर वो प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकता। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? वेरी शॉर्ट पीरियड। दिस इज ऑल्सो नोन एज मार्केट पीरियड। पॉइंट नंबर 2। सेकेंड टाइप ऑफ टाइम डायमेंशन के हिसाब से जो पीरियड है उसे हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड क्या होता है इस पे भी अब पहले केस स्टडी करते हैं। आप आंसर खुद ही दे देंगे, आंसर बन जाएगा आपसे। शॉर्ट पीरियड क्या है? अगेन वही बात करता हूं कि आप एक फैक्ट्री में एक महीने गिवन इनपुट्स की हेल्प से 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। आपको मतलब हर महीने आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करके दे रहे हैं मुझे? मतलब मुझे नहीं, मतलब आप अपनी फैक्ट्री से कितने गुड्स प्रोड्यूस करते हैं हर महीने? 100। एक महीने में ऐसा होता है कि शायद वो सीजन का होता है, एक दो महीने, कि आपको 100 की जगह 135 यूनिट्स प्रोड्यूस, ऐसे रैशनली लिया, कोई इस पे वो नहीं करना, रैंडमली ले रहा हूँ। वन बेटा 35 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। 2 महीने ऐसे आते हैं साल के जहां आपको प्रोडक्शन को क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। बाकी रेस्ट 8 या 9 महीने क्या रहते हैं? आपको कितना आप सप्लाई करते हो? 100। पर 2-3 महीने ऐसे साल के आते हैं, ध्यान से सुन रहे हो, जहां आपको प्रोडक्शन क्योंकि थोड़ी सी डिमांड आपकी ज्यादा बढ़ती है, राइट, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्शन को क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। 150 तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। रेस्ट आप कितना प्रोड्यूस करते हो? 100 यूनिट्स। तो अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स क्या कहती है उस पर हम चलते हैं। शॉर्ट पीरियड क्या हो? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम कहते हैं प्रोडक्शन जो है हम 4 फैक्टर्स की हेल्प से करते हैं। लैंड,
नेक्स्ट क्या आता है बेटा? लेबर। थर्ड क्या आता है? कैपिटल। और फोर्थ तो ओनर होता है, उसे हम तो अलग है। अब जब देखो बात, अब जब प्रोडक्शन बढ़ानी है 2 या 3 महीने के लिए, रेस्ट आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो? 100 यूनिट्स। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उन 2-3 मंथ्स के अंदर जब आपको आउटपुट को बढ़ाना है, तो आप किसकी हेल्प से बढ़ाओगे? लैंड बढ़ाओगे, लेबर बढ़ाओगे, कैपिटल, मतलब सभी को बढ़ाओगे, या सिर्फ एक पर्टिकुलर इनपुट को बढ़ाकर आप प्रोडक्शन को अचीव करो? तो यहाँ इकोनॉमिक्स कहती है, इकोनॉमिक्स टू स्केल कहती है बेटा, सिर्फ किसको बढ़ाऊंगा? लेबर। रीजन बताता हूँ। क्योंकि अगर हम मशीन को भी ले आते हैं, इकोनॉमिक्स कहती है रेस्ट वो 9-10 महीने वो मशीन क्या रहेगी? आइडल रहेगी। क्या रहेगी? बेकार रहेगी। क्यों? क्योंकि आप रेस्ट बाकी 9-10 महीने आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो एक छोटे से एक एक्स्ट्रा थोड़े से यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए ये कोई सेंस नहीं है कि हम लैंड को भी बढ़ाएं और कैपिटल को। कैपिटल का हम जनरली मशीन की बात कर रहे हैं, राइट? सिर्फ हम किसको बढ़ाते हैं? किसको बेटा? लेबर। किसको बेटा? लेबर। और हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते। तो व्हाट इज शॉर्ट पीरियड? फिर से समझाऊंगा, नहीं समझ आए पहले डेफिनेशन ले लो, जिनको समझ आ गई फिर मैं रिवाइज करा। इट इज दैट पीरियड वेयर प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज। थोड़ी देर के लिए प्रोडक्शन बढ़ानी, पूरे साल भर नहीं बढ़ानी, थोड़ी ही देर के लिए प्रोडक्शन बढ़ानी। 12 मंथ्स में से सिर्फ, सुन रहे हो बेटा, 12 मंथ में सिर्फ 2 मंथ से जो प्रोडक्शन बढ़ानी। तो इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप सभी फैक्टर्स को बढ़ाओ, क्योंकि रेस्ट 10 महीने वो फैक्टर क्या रहेगा? लैंड और कैपिटल बेकार रहेंगे, राइट? तो शॉर्ट पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहां प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है बाय इंक्रीजिंग ओनली लेबर, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। हाँ, वो ये वेरिएबल फैक्टर होता है। वेजेस तो हो ही जाती है मैनेज, बट वो तो मैनेज हो जाती है बेटा। कैपिटल मींस मशीन है, नॉट मनी। कैपिटल स्टैंड्स फॉर मशीन, ठीक है? तो यहां पर लेबर जो है सिर्फ बढ़ाकर, मतलब आप ये नहीं करेंगे कि वो 2 महीने के प्रोडक्शन को बढ़ाने के चक्कर में हमें एक मशीन खड़ी कर दें, क्योंकि इकोनॉमिक्स की सेंस कहती है वो रेस्ट 10 महीने वो मशीन क्या रही? बेकार। वो नहीं करेंगे, उस मशीन को लगाने के लिए तुम्हें लैंड चाहिए, वो लैंड और खरीदो, रेस्ट 10 महीने वो क्या रह रही है? बेकार। तो शॉर्ट पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहां प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है थोड़ी देर के लिए। कैसे? बाय इंक्रीजिंग लेबर, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो डेफिनेशन निकल रही है आपके लिए कि शॉर्ट पीरियड इज दैट पीरियड वेयर सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। और वो मैंने आपको बता दिया कौन से फैक्टर्स फिक्स रहेंगे। लैंड और कैपिटल क्या रखे जाएंगे? फिक्स। क्यों रखे जाएंगे इसका लॉजिक भी आपको आना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन सिर्फ थोड़ी देर के लिए बढ़ानी, बाकी रेस्ट पीरियड के लिए वो क्या रह रही थी? सेम। तो इट इज नॉट एडवाइजेबल कि तुम कैपिटल मशीन ले आओ खड़ी कर दो, क्योंकि रेस्ट वो क्या रहेगी बेटा? आइडल रहेगी। तो इकोनॉमिक्स कहती है वो आपने यूटिलाइज नहीं किया अपना फिक्स फैक्टर, इससे बेटर है सिर्फ लेबर को डबल शिफ्ट करके, राइट, अपनी प्रोडक्शन को क्या कर सकते हो आप? इंक्रीज। क्लियर हो गया बेटे? अब आपको क्लियर हो? आप बच्चों आपको क्लियर हो? यस सर। अब तीसरा सुनो, बड़े टेक्निकल है ये सब्जेक्ट। तीसरा आता है आपका लॉन्ग पीरियड। चलें इसके बारे में सुनिए, केस स्टडी फिर से लेके आता हूँ। लॉन्ग पीरियड है, नाम से ही पता चलता है, पर इसके बारे में मैं फिर से आपके सामने बताता हूँ। मतलब आप हर महीने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे, बट आपके प्रोडक्ट की इतनी डिमांड हो चुकी है मार्केट में कि अब आपको प्रोडक्शन को परमानेंटली बढ़ाना है फ्रॉम 100 to 200 यूनिट्स हर महीने। अब आपने अपनी प्रोडक्शन को
अपने स्केल को हम कहते हैं, बेसिकली प्रोडक्शन का वर्ड के बीच में टेक्निकल वर्ड लगाए जाते हैं, अपने स्केल को चेंज करना है फ्रॉम 100 से हर मंथ। तो क्या होगा? 3 फैक्टर है, फिर से बताओ, लैंड, लेबर और कैपिटल। अब बताओ क्या करेंगे? आंसर आ गया। यहां पर क्या करेंगे? वेरी गुड, इट इज एडवाइजेबल टू ऑल ऑफ यू, टू द प्रोड्यूसर को हम एडवाइस कर रहे हैं कि वो क्या करें, सभी फैक्टर्स को क्या करें, इंक्रीज। क्योंकि अब लेबर को या थोड़ी देर के लिए आप डबल शिफ्ट करके बुलाकर काम करवा सकते हो, पर जब आपने स्केल को ही चेंज कर रहे हो तो भाई मतलब आप लेबर को हर पूरे साल डबल शिफ्ट नहीं करवा सकते। तो इट इज एडवाइजेबल मशीन ले आओ। इट इज एडवाइजेबल मशीन लगानी तो हवा में तो लगनी, यू लैंड, और मशीन और लैंड ले लिए तो उधर क्या भी चाहिए, लेबर। तो निकल गया, डेफिनेशन निकालता हूं मैं, हमेशा एग्जांपल के बाद समझा रहा हूं। तो व्हाट इज लॉन्ग पीरियड? एक ऐसा पीरियड वेयर प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग ऑल द फैक्टर्स, या वेयर प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग, जहां पर सारे फैक्टर्स क्या बन जाते हैं, वेरिएबल बन जाते हैं। वेरिएबल का मतलब जिन्हें हम बढ़ाएंगे। तो लुक एट द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट पीरियड एंड द लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड में सिर्फ किसको बढ़ाया जाता है? लेबर को बढ़ाकर हम प्रोडक्शन को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ी, शॉर्ट का मतलब था थोड़ी देर के लिए बढ़ाना, तो हम मैनेज कर लेते हैं, बाकियों को कांस्टेंट रखते हैं, सिर्फ लेबर को बढ़ाकर हम अपने प्रोडक्शन, और ऐसा होता है यही बिजनेस हाउसेस में। सीजन आता है 1-2 महीने का, फिर बाद में वो उसमें से ही मैनेज कर लेते हैं। तो उसके लिए वो नई मशीन नहीं परचेज करते, उसके लिए नई लैंड नहीं लेते हैं, वो मैनेज कर लेते हैं बाय गिविंग क्या बेटा, यूजिंग द लेबर, डबल शिफ्टिंग या और नई लेबर हायर करके कर ले, और रेस्ट पीरियड वो उसी से काम चलता है। बट लॉन्ग पीरियड में जब आपका इतना बिजनेस का डिमांड हो चुका है कि मार्केट में प्रोडक्शन अब ज्यादा भेजनी है और परमानेंटली अपने स्केल को चेंज करना है, तो वहां तो भाई आपको तीनों इनपुट्स को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो ये है टाइम डायमेंशंस के हिसाब से 3 टाइप्स ऑफ पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड जिसे आप मार्केट पीरियड कहते हैं, वेयर प्रोडक्शन कांट बी इंक्रीज, रीजन टाइम इज टू शॉर्ट। Short period where production can be increased in the short period, but by increasing only labor, keeping other factors constant. तो उस समय ये दोनों फैक्टर्स क्या बन जाते हैं, फिक्स्ड। तो शॉर्ट पीरियड में कौन से फैक्टर्स फिक्स रहते हैं, ये एमसीक्यू बड़ी बार आता है, इसे टच करना पड़ेगा आपको। आपको याद रखना है शॉर्ट पीरियड में कौन से फैक्टर्स फिक्स रहते हैं, लैंड और कैपिटल। और जो लेबर है, ये शॉर्ट पीरियड में कौन सा फैक्टर बनता है, वेरिएबल फैक्टर। वेयर लॉन्ग पीरियड में तीनों फैक्टर्स क्या बनते हैं, वेरिएबल। क्लियर है? सभी को क्लियर है? आप सबको भी? Yes, sir. अब हमारे सिलेबस सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पीरियड, सीबीएसई का जो क्लास 11th का सिलेबस है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें किसकी स्टडी करनी है, शॉर्ट पीरियड। व्हाट इज शॉर्ट पीरियड? समझ तो आ गया है, वेयर प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग ओनली लेबर, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो अब करवाऊंगा, उस पर हम काम करेंगे, बट अभी बेसिक्स चल रहे हैं और इनको आप समझते चल रहे हैं। यहाँ तक अभी तक तो आपने कोई मेरे से डाउट पूछा नहीं, क्लियर है ना बेटा सभी को? नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ऑटोमेटिकली हो चुका है, बट मेरा काम है कि मैंने नोट्स में लिखा है तो मैं फिर से उसको आपको रिवाइज करवा दूं। टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ये भी अभी हो जाएगा। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन तो सिर्फ 2 ही पीरियड में बढ़ सकती है, ये एमसीक्यू में टिक करके आइए। प्रोडक्शन किस किस पीरियड में बढ़ सकती है, शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड, राइट ना? क्योंकि प्रोडक्शन वेरी शॉर्ट पीरियड में तो बढ़ नहीं सकती। तो इसी वजह से प्रोडक्शन फंक्शन के सिर्फ 2 ही टाइप्स। किसके बेटा? प्रोडक्शन फंक्शन के सिर्फ 2 ही टाइप्स। तो लिखिएगा, पहले का नाम है शॉर्ट
रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले जो पढ़ा था वो क्या था, शॉर्ट पीरियड। और इसकी डेफिनेशन मेरी पूरी क्लास को आती। तो आपसे पूछा जाए टेक्निकल वर्ड ये लगता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? तो डेफिनेशन है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज दैट पीरियड वेयर प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग ओनली लेबर, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के दो ही टाइप्स क्यों हैं? क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो वेरी शॉर्ट पीरियड में बढ़ा सकते ही नहीं हम लोग, तो इसलिए उसको निकाल दिया जाता है। क्योंकि यहाँ तो हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी रिलेशनशिप की स्टडी पढ़। तो वन इज नोन एज, टेक्निकल वर्ड क्या रहेगा नाम, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एंड नंबर टू इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड। तो लॉन्ग पीरियड एक ऐसा पीरियड वेयर प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग ऑल द फैक्टर्स, जहां सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, लैंड भी वेरिएबल, फिक्स्ड सॉरी कैपिटल भी वेरिएबल, और लेबर भी वेरिएबल। बट आपको मैंने पहले ही बता दिया, अकॉर्डिंग टू द क्लास 11 सीबीएसई सिलेबस, दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। तो हमें अब सिर्फ आपको स्टडी करवानी है, इस पीरियड को आगे पूरी तरह से समझाना है। और इस पीरियड में एक लॉ आता है, लॉ का तो 100% क्वेश्चन आता है पेपर में, उस पर हम काम करने जा रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैं बार बार पूछता रहता हूँ। नहीं, सिर्फ डेफिनेशन जरूर, मतलब आगे जो हमने टॉपिक प्रोसीड करना है वो क्या करना है, सिर्फ शॉर्ट पीरियड के रिलेटेड ही बातें करनी है, बट डेफिनेशन आपको जरूर करनी है। वेरी शॉर्ट की भी याद रखनी है, शॉर्ट की भी याद करनी है, और लॉन्ग। बस यहाँ आकर आपको सिर्फ अब आगे जो फर्दर एक्सटेंशन मिलेगी चैप्टर की, वो सिर्फ किसके ऊपर मिलेगी, शॉर्ट पीरियड, ये बताना चाह रहा हूं। नेक्स्ट आ जाइए। डे वन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते समय, तो उसके क्योंकि उस दिन बेसिक्स जो है उसको आपके सामने रखा जाता है। तो आइए अब आगे और बेसिक्स पे काम करेंगे, और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अब कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट। राइट डाउन, कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कह लीजिए। प्रोडक्ट हैव फिजिकल फॉर्म, प्रोडक्ट की फिजिकल फॉर्म होती है, ओके, प्रोडक्ट फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है उसकी, है ना। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वी हैव प्रोडक्ट्स, नोट डाउन करिएगा। वन इज नोन एज टोटल प्रोडक्ट, क्या कहा जाता है पहले को, टोटल प्रोडक्ट, और बिल्कुल सही लिखा है, कई बुक्स में लिखा जाता है टीपीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। ऑब्वियसली प्रोडक्ट किस फॉर्म में होता है, फिजिकल फॉर्म में होता है, जिसको आप अपनी नेकेड आई से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो इसको आप एक ही बात मानी जाएगी, बट स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 को अगर क्लियर ना किया हो तो वो कंफ्यूज होता है। तो टीपी और टीपीपी इज वन ऑफ द सेम। टीपी मीन्स टोटल प्रोडक्ट, or you can say that total physical product भी कह सकते हैं। Number two is average product or average physical product, and number three is marginal product, or you can say that marginal physical product। राइट बेटा, अब हम इस पे काम करते हैं। तीनों की डेफिनेशन जो है हम सबको आ जानी चाहिए, और इसी के ऊपर फिर एक्सटेंशन होगा, पूरा टॉपिक आगे इस पे चले। सबसे पहले आता है व्हाट इज मेंट बाय टोटल प्रोडक्ट, शॉर्ट पीरियड में आ रहा हूं। तो हम यहाँ प्रोडक्शन किसकी हेल्प से बढ़ाते हैं, लेबर, है ना, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, वो आप ध्यान रखिए। तो व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट मींस टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर with the help of given labor। I repeat again, what is total output या total product? It is the total output produced by the producer with the help of given
लेबर। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देता हूँ। 10 लेबर की हेल्प से हमने टोटल आउटपुट प्रोड्यूस करा 130। तो व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट? टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर विद द हेल्प ऑफ गिवन लेबर। कि गिवन लेबर की हेल्प से हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस करके निकालते हैं, तो उस जो हमारा आउटपुट आता है विद द हेल्प ऑफ लेबर एम्प्लॉयड की हेल्प से, उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? टोटल प्रोडक्ट। राइट। व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट? ये तो मुझे खुद बोलोगे अभी आप। एवरेज प्रोडक्ट क्या? पर लेबर आउटपुट प्रोड्यूस। क्या बोल रहा हूं मैं बेटा? पर लेबर आउटपुट, मतलब एक लेबर एवरेजली कितना आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। तो आप मेरे को यहाँ पर निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 लेबर ने मिलकर 130 आउटपुट प्रोड्यूस किया, तो एवरेजली एक लेबर ने कितना प्रोड्यूस करके दिया? व्हाट इज योर आंसर? बोलो कितना बेटा? 30। एवरेज कैसे निकलती है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय गिवन लेबर। भाई अगर 10 लेबर 130 आउटपुट निकाल के दे रहे हैं, तो एक लेबर एवरेजली कितना प्रोड्यूस कर रहा है? ऑब्वियसली इतना दिमाग हम लगा ही रहे, दैट इज 30। तो एवरेज प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? पर मतलब एवरेजली एक लेबर कितना आउटपुट प्रोड्यूस करती है। क्लियर है भाई? समझ तो आता आपको सारा। थर्ड एंड द लास्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या बेटे? मैंने इससे पहले मार्जिनल वर्ड को हमेशा समझाया है, आपको पिछली बार पढ़ाया MU करके। तो मैंने कहा था ये मार्जिनल वर्ड बहुत आगे आता है। आज मैं मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा रहा हूँ, आने वाले दिनों में मार्जिनल कॉस्ट पढ़ाऊंगा, मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ाऊंगा। राइट। तो मार्जिनल वर्ड जब भी आए टेंशन नहीं। मार्जिनल का वर्ड मतलब होता है एडिशनल। क्या होता है? एडिशनल। और ये 2 बार लगाया जाता है, एक बार डेफिनेशन से के शुरुआत में, एक बार डेफिनेशन के लास्ट में, फिर सेंस निकल। एक बार निकालेंगे, ये सिर्फ एक बार लिखोगे तो डेफिनेशन वो अजीब सी आपने बनाई है, वो सही नहीं होगी। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? एडिशनल लेबर के लगाने से, एडिशनल लेबर के लगाने से जो एडिशनल आउटपुट आता है प्रोड्यूसर को, उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट। आई रिपीट अगेन, आपको याद है MU में क्या करते थे हमने? मार्जिनल MU क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? कि एडिशनल यूनिट के खाने पे जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है। कॉमन सेंस लगाना है कि MU की डेफिनेशन याद कर रहे हैं, MP की कर रहे हैं, MR की कर रहे हैं, MC की कर रहे हैं। अब यहां जब हम MP में आए हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट, तो उसका रिलेशन किसके साथ है? आउटपुट के साथ। आउटपुट का रिलेशन किसके साथ है? लेबर के साथ। तो अब यहाँ पर कैसे डेफिनेशन बनाई जाती है कि एडिशनल लेबर के लगाने से, अपनी डेफिनेशन बनाओ, आप नहीं समझ पा रहे। एडिशनल लेबर के लगाने से जो एडिशनल आउटपुट रिसीव करता है प्रोड्यूसर, उसे क्या नाम दिया गया यहाँ? मार्जिनल प्रोडक्ट कहा जाता है, और MPP का। मैं इसके एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 11 लेबर लगाई, राइट, तो उसने आउटपुट प्रोड्यूस करके दिया 140। 10 लेबर की हेल्प से कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था? 130। राइट। एक और लेबर लगाई, उसकी हेल्प से कितना आउटपुट प्रोड्यूस करके हुआ? 140। तो अगर यहाँ आपसे पूछा जाए कि एडिशनल लेबर के लगाने से, इधर देखिएगा बोर्ड, एडिशनल लेबर मतलब एक एक्स्ट्रा जो लेबर लगाई आपने, डेल्टा एल लगाई क्या नहीं, उसकी हेल्प से कितना आपने डेल्टा TP किया? बोलो कितना है? तो एडिशनल लेबर के लगाने से, एक एक्स्ट्रा लेबर के लगाने से जो आपको एक्स्ट्रा आउटपुट आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? मान। तो ये जो 10 है वो क्या है? एडिशनल लेबर की हेल्प से एडिशनल आउटपुट आया, जिसे हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, क्या समझते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट के। क्लियर हुआ है? मार्जिनल प्रोडक्ट।
क्या बात। अब मार्जिनल प्रोडक्ट को आपने डेफिनेशन से समझ लिया, अब इसका फॉर्मूला भी ले लीजिएगा। मैं तीनों के फॉर्मूले दे रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में कहीं ना कहीं टच कर जाता है न्यूमेरिकल, तो उसकी भी प्रिपरेशन हम साथ साथ करें। तो एमपी का फॉर्मूला क्या है? तो बेटा एमपी के दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला है टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस वन। वहां क्या था यार, एमयू का फॉर्मूला याद होगा, टीयूएन माइनस टीयूएन माइनस वन। तो यार टीयू की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किसके साथ बेटा, टीपी। और आपको पता है इसे हम कैसे करते हैं? देखिए हमने यहाँ पर निकालना है एमपी कितना होगा, यहाँ पर ना बेटा, इस लेवल पे निकालना है ना, राइट। इसको क्या मानेंगे हम, एन। तो इससे ऊपर वाला क्या बनेगा, एन माइनस। तो वन नीचे से ऊपर वाले को माइनस करना है हमेशा। तो तभी हम कहते हैं जहां पर हमें एमपी फाइंड आउट करना है वो बन गया टीपीएन, और इससे ऊपर से हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस वन। यू गेट कितना, कितना कह रहे थे आप, 10। और एमपी का एक और फॉर्मूला है, एमपी का जो दूसरा फॉर्मूला है वो है डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। आंसर सेम निकाले, पर ये वहां यूज होता है जहां पर लेबर एक एक ना करके उससे ज्यादा से इंक्रीज हो, वहां पर ये लगेगा। यहाँ वहां पर ये फेल हो जाता है। ये मैंने टी यू और टी एम यू समझाया था, वहां पर भी वार्न किया कि भाई ये फॉर्मूला वहां फिट होता है जहां लेबर 1/1 इंक्रीज। सामने सुन रहे हैं ध्यान से, ये आपको एमसीक्यू में टच कर जाएगा ये कुछ। ये फॉर्मूला वहां यूज होगा जहां पर लेबर इज इंक्रीज बाय 1। ये चीज मैंने आपको टीयू के टाइम भी बोली, एमपी एमयू के टाइम भी बोली। पर ये फॉर्मूला हर जगह लगता है, यूनिवर्सल। चाहे एक बार लेबर बढ़े तब भी फिट बढ़ेगा। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, पर उससे पहले इससे भी निकालते हैं पहले। डिफरेंस इन टीपी कितना, डेल्टा का मतलब था चेंज इन टीपी, कितना आया, 10। डिफरेंस इन लेबर कितना है, 1। तो आंसर कितना आया, 10। बट ऐसा न्यूमेरिकल हमें याद है और आए हैं, हमें आते हैं, राइट। एमसीक्यूज में सबसे ज्यादा है कि टीचर ने पूरा तैयार करके भेजा था कि नहीं। भेजते तो हमेशा है टीचर, पर बच्चा ही परफॉर्म नहीं कर पाता है, मैं देख। अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा हूँ, लेबर को यहाँ पर मैंने 12 कर। अब यहाँ पर आंसर क्या है, अगर ये लगाते ये गलत आंसर दे, क्यों? आप क्या करोगे, टीपीएन माइनस वन, तो क्या आंसर दोगे, 10। बट आंसर 10 नहीं था, क्यों? क्योंकि यहाँ लेबर कितने से इंक्रीज हुई, तो वहां पर जो परफेक्ट फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा, क्या होगा बेटा, 10। और ये कितना है, 2। तो बेसिकली आंसर कितना था, 5। तो बी अवेयर, बुक्स में है ये दोनों फॉर्मूले, पर बुक बता नहीं रही है। वो टीचर ही आपको वहां क्लास में यहाँ कहीं पर भी बताता है, भैया इस फॉर्मूले को कब यूज करना है और इसको कब। मैं तो कहता हूँ ये हर जगह लगता है, चाहे एक बार लेबर इंक्रीज हो, चाहे दो दो या पांच पांच से बढ़ हो। पर मैं दोनों देना चाहूंगा क्योंकि आपकी बुक्स में आपके टीचर्स इसको शायद इग्नोर करते हैं, वो यही पढ़ा, मुझे पता है। बट मैं आपको सही बता रहा हूँ, एमसीक्यू में जनरली जब भी क्वेश्चन आता है वो ऐसे वाले आते हैं। तो फिर बच्चा वो इससे निकाल के आंसर गलत, वहां उधर वो आंसर होता है, हम फटाफट ही कहते हैं हमारा आंसर आ गया, पर उसको डिवाइड भी करना। अगर लेबर इंक्रीज नहीं हुई थी किससे, 1 से ज्यादा नहीं हुई। समझिए आपने जो मैंने बात समझाई, आपको समझ आ गई बच्चों, क्लियर है बेटा? तो एमपी के हमारे पास दो फॉर्मूले, सिचुएशन के हिसाब से देख लेंगे। ये तो हर सिचुएशन में लगता है, बट मैं इसको थोड़ा सा इनकम्प्लीट मानता हूँ, बट हर बुक देती है तो मैं भी दे देता हूँ, राइट। क्योंकि हमारे जितने भी शेड्यूल्स बनाए गए हैं उनमें लेबर को हमने 1/1 इंक्रीज, बट हम एमसीक्यू में कभी बार डॉज कर देते हैं हम एग्जामिनर्स, तो उसके बचने के लिए मैं इसको परफेक्ट मानता हुआ आपको समझा रहा हूँ। तो एमपी का आपको फॉर्मूला मिल गया। एमपी के दो फॉर्मूले बन रहे हैं, एक क्या बेटा, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस वन, और दूसरा क्या बच्चे, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। क्लियर है भाई? अब एपी का फॉर्मूला क्या हो, अरे वो तो आपने खुद ही बनाया, 130 टोटल प्रोडक्ट है और टोटल लेबर कितनी थी, तो आपने क्या किया था, एपी निकालेंगे। तो बिल्कुल ठीक है, टीपी का फॉर्मूला क्या बना,
सॉरी एपी का फॉर्मूला क्या बनेगा, टीपी अपॉन एल। तो एपी का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, दैट इज टोटल आउटपुट अपॉन नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, राइट। अब देखते हैं एमपी के फॉर्मूले के बारे में। एमपी क्या है, सॉरी एमपी नहीं, टीपी। टीपी का फॉर्मूला क्या, तो टीपी का फॉर्मूला रहेगा दैट इज समीशन ऑफ एमपी। एमपी का सम करेंगे, क्या करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट का जब सम करेंगे तो हमारे पास जो निकलेगा वो क्या निकलना शुरू हो जाएगा, टीपी। आप याद करें, सम ऑफ एमयू जो है हमें क्या निकाल के देता है, टीयू देता है, सेम वही चीज। यहाँ पर MP1, इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, सम ऑफ MP को, दैट इज MP1 प्लस MP2 प्लस MP3 प्लस सो ऑन। एंड दूसरा टीपी का दूसरा फॉर्मूला जो हम निकालेंगे एपी की हेल्प से, किसकी हेल्प से, एपी की हेल्प से। क्या फॉर्मूला होगा, हाउ वी फाइंड टीपी विद द हेल्प ऑफ एपी, बोलो बेटा। एपी इज इक्वल्स टू टीपी अपॉन एल। तो टीपी किसके बराबर होगा, एपी इंटू एल। यस, एपी इंटू एल। ये है फॉर्मूले की लिस्ट आपके सामने। एक तो भाई हाउ वी फाइंड टीपी, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टीपी। देयर आर टू फॉर्मूलाज, एक एमपी से भी निकल सकता है और एक एपी से भी। तो टीपी इज द सम ऑफ एमपी और टीपी इज इक्वल टू एपी इंटू एल। व्हाट अबाउट एपी, एपी का फॉर्मूला क्या बेटा, टीपी अपॉन एल, राइट। और एमपी का फॉर्मूला क्या बेटा, दैट इज टीपीएन माइनस वन, और ये वहां लगेगा जहां लेबर इज इंक्रीज बाय वन। और सेकेंड, एमपी इज इक्वल्स टू डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। एनी डाउट, वो तो क्लियर है। Yes, sir. आगे बढ़िए, चैप्टर छोटा है, 3 क्लासेस में हो जाता है बड़े आराम से, बट आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ तक आपने आज तक कंसेप्ट पर काम किया, राइट। तीनों का आपको, सबसे पहले आपने प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने पढ़ा टाइम डायमेंशंस, फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, दैट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन एंड लॉन्ग रन, और फिर हमने पढ़ा कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज टीपी, एपी एंड लास्ट इज एमपी। आगे करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वो रजिस्टर्स इस पे काम करेंगे, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन इन तीनों के बीच। आपको याद होगा जब हमने TU-MU पढ़ा था और बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, सेम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। समझिए, अगर हम काम करेंगे कि रिलेशनशिप क्या होगा बिटवीन द TP, AP एंड MP, ठीक है। तो अब रिलेशनशिप की स्टडी करनी होती है जब भी, टॉपिक लिखिएगा जरूर, रिलेशनशिप बिटवीन TP, AP एंड MP। इकोनॉमिक्स में जब भी रिलेशनशिप पढ़ाए जाते हैं, कॉस्ट में इतने रिलेशनशिप, बेस होता है हमारे लिए शेड्यूल। क्या होता है बेटा, शेड्यूल, और उससे निकालते हैं डायग्राम और फिर रिलेशनशिप की स्टडी करवाई जाती है, ऐसे नहीं कि हम रटे बात। अब रिलेशनशिप्स की स्टडी करवाओ तो सबसे पहले मुझे शेड्यूल फ्रेम करवाना होगा। तो देखिए कैसे बनता है शेड्यूल। और मैंने बताया आपको कि आपके सिलेबस में सिर्फ कौन से पीरियड की स्टडी करवानी है मुझे, क्या बताया था मैंने, शॉर्ट पीरियड। तो अब मैं ध्यान से आप देखिएगा, शॉर्ट पीरियड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को यहाँ इन्वॉल्व करता हुआ शेड्यूल बनाऊंगा। तो देखिएगा, आपको याद होगा शॉर्ट पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जहां प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग ओनली लेबर, कीपिंग फिक्स फैक्टर्स कॉन्स्ट। ये जो मैंने बोला है ना, ये मेरी शेड्यूल में नजर आता है, मेरे बोलता हूँ मैं, क्योंकि मैं बनाकर दिखाऊंगा आपको, क्योंकि काफी बुक्स में फिक्स फैक्टर इग्नोर किया जाता है।
तो बच्चा समझ नहीं पाता है कि वो शेड्यूल किस पीरियड का था। तो देखो क्या करना होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप भी मेरे साथ साथ कॉलम्स फिल करें। सबसे पहले बनाएंगे आप फिक्स्ड फैक्टर, और यहां लिखे आप 1 acre ऑफ लैंड। फिक्स फैक्टर कौन सा हो बताइए आपको, दैट इज लैंड। शॉर्ट पीरियड का शेड्यूल बना रहा है ना, क्योंकि किसकी स्टडी करनी है आपने, शॉर्ट पीरियड, ठीक है। तो फिक्स फैक्टर पहला कॉलम। सेकंड फैक्टर आप बनाएंगे दैट इज वेरिएबल फैक्टर। और वेरिएबल फैक्टर शॉर्ट पीरियड में कौन सा होता है, बोलो बेटा, लेबर। तो आपको समझ आ रहा है ना, शॉर्ट पीरियड का शेड्यूल फ्रेम हो। तो अब आपके मन में क्वेश्चन चलते हैं बच्चे के, बट मैं क्वेश्चन आने से पहले ही मैं आपके दिमाग को कैच करता हूँ, बताता हूँ भाई शॉर्ट पीरियड की स्टडी। फिर बनेंगे 3 और कॉलम, एक बनेगा टीपी का, एक बनेगा एपी का, और लास्ट बनेगा एमपी का। ठीक, क्लियर। वेरिएबल को यहां पर हमें अजम्पशन लिखनी होती है शॉर्ट पीरियड में कि लेबर को हम इंक्रीज करते हैं 1 by 1। तो 0 से स्टार्ट करता हुआ 1 2 3 4 6 7 एंड 8। शेड्यूल याद करना पड़ेगा, बट शेड्यूल को कैसे याद करना है, रिमेम्बर रखना है, उसकी टेक्निक सिखा रहा हूँ। आपने कॉलम्स कौन कौन से बनाने वो याद रखिए, फिक्स फैक्टर वहां लैंड रखिएगा, 1 acre ऑफ लैंड लिख दिया मैंने। वेरिएबल फैक्टर लेबर आ गया, टीपी एपी एमपी। और लेबर को कितने से बढ़ाया, 0 से एक एक करके 1 by 1। लैंड को बढ़ाना है क्या बेटा, लैंड को आपने करना भाई कांस्टेंट, 1 acre ऑफ लैंड। इसको नीचे, क्योंकि ये जो शेड्यूल है, ये जो कंसेप्ट है, वो किस पीरियड का कंसेप्ट है, शॉर्ट पीरियड। नाउ एमपी पे। अब मैं आपको कभी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप तीनों के नंबर याद रखें। मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ और सिर्फ एमपी याद करें। क्या बेटे, वो आपसे याद हो जाएगा। और एमपी के बिहेवियर को स्टडी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, बट आपको शेड्यूल आज याद कराऊंगा। पहला आप 0 के आगे डालेंगे डैश, क्योंकि आपको याद है एमपी का कंसेप्ट, एमयू का कंसेप्ट, एमआर का कंसेप्ट, एमसी का कंसेप्ट कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि एमपी क्या कहता है, एडिशनल लेबर के लगाने, जो एडिशनल आउटपुट आता है। सिंस हमने लेबर ही 0 लगाई है, तो 0 पर एमपी अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, याद रखिए। अब बाकी एमपी जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिखने जा रहा हूं। यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑन, ये याद, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं, ये हम खुद निकाल लें। और इसको भी देखो, सिर्फ इसको याद करना है शेड्यूल, इस पूरे शेड्यूल में। ये तो यार याद है, इसमें क्या याद होगा, यही याद रखना। लिख रहा हूं मैं 4 6 8, याद रह सकता है तुम्हें। नेक्स्ट फॉल कर दीजिएगा, बढ़ाकर फिर फॉल करेगा, 6 4 2 0 -2, 4 6 8 6 4 2 0 -। यू हैव टू रिमेंबर दिस। काम खत्म। टीपी हम खुद निकालें, कैसे। टीपी का भी आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला दिया कि टीपी क्या होता है, सम ऑफ एमपी होता है। क्या होता है, MP1 प्लस MP2 प्लस MP3 प्लस। तो आओ करें टीपी 0 लेवल पे, जब आपने आउट लेबर ही नहीं लगाया, लैंड थी पर लेबर नहीं लगाया, तो आउटपुट ही नहीं होगा, दैट इज 0। अब नेक्स्ट क्या होगा, एक लेबर लगाई तो कितना हुआ, 4। अब सोचो ना, 2 लेबर लगाई तो कितना हुआ, पहले से 4 दूसरे से 6, तो टोटल कितना बचा, 10। तो सम करना होता है, CF जैसे निकाल दो, जिसे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हो स्टैट्स में, जिसकी चिंता बहुत करते हो आप। तो यहाँ पर 4 + 6 + 10, 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30, 30 + 0 30, 30 - 2 दैट इज 28। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हम ये खुद ही निकाल लें। याद अगर करके जाना है तो बेटा ये वाला 4 6 8, आगे क्या हुआ, 6 4 2 0 -। ऐसा ये क्यों हो रहा है, ये आने वाली क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, पर अभी तो स्टार्टिंग है।
तो बड़ी शेड्यूल याद कराना टीचर की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारा बर्डन मैं कम कर दूं। बट अगर शेड्यूल गलत तो फिर सब कुछ गलत, सारे सेंस, सारे रिलेशनशिप गलत। तो शेड्यूल के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, जो बहुत मैंने आसान बनाकर आपके आपके नोट्स में रखा है शेड्यूल। तो देखो ये आया, ये इसको याद नहीं करना है, इसको आपने खुद फाइंड आउट करना है। और इसी तरह हिसाब से एपी भी हम निकालेंगे। एपी कैसे निकालेंगे यार, टीपी अपॉन एल। तो करो, 0/0 अगेन नॉट डिफाइंड होता है, 4/1 4, 10/2 5, 6 6, आगे बोलो 5.6, 5, 4.3, 3.5। तो बेटा शेड्यूल को कैसे फ्रेम किया जा रहा है उसका थोड़ी सी टेक्निक आप तक रख दी है मैंने, और इसी शेड्यूल से अब हम बनाएंगे डायग्राम, जिसे मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा, क्योंकि टॉपिक जो है रिलेशनशिप को नेक्स्ट क्लास में पूरा कर दूंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम काम करेंगे। यस बेटा, एक्चुअली बोल सर